जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, मध्यस्थता की पेशकश करने वाले पाकिस्तान को ईरान ने दे दिया बड़ा झटका, बना दिया शहबाज शरीफ का मुंह हॉर्मुज से वापस लौटा दिया जहाज। दोस्तों, कराची जाने वाला था पाकिस्तानी जहाज, जाने ही नहीं दिया। बताएंगे युद्ध रुकवाने चले शहबाज शरीफ का ईरान ने बना दिया मुंह। इतना ही नहीं दोस्तों, युद्ध रुकवाने के लिए ईरान ने हामी भी नहीं भरी और ईरान जंग पर शहबाज शरीफ ने सऊदी किंग से कर ली बात। वहीं आपको बताएंगे अमेरिकी नौसेना की सबसे घातक यूनिट पहुंच गई मिडल ईस्ट, ईरान को बातचीत में उलझा रहा पाकिस्तान। इधर युद्ध में पलटेगी बाजी, क्या है बड़ी जानकारी। तो वहीं चौंका देने वाली जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, भारत का सबसे प्रेमी दोस्त रशिया दे रहा है झटका। तेल पर पहले छूट खत्म कर दी और अब ऐसा फैसला ले लिया। दोस्तों, ये खबर हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि ऐसे संकट के समय में रशिया भी कहीं ना कहीं भारत का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बताएंगे रूस की करतूत आपको। तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में रहमान की सरकार ने वाकई में न्यूट्रल रहने का जो वादा किया है दोस्तों, उस पर खड़ा उतरते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के गुनाहों को नहीं भूला बांग्लादेश जैसा दे दिया बड़ा बयान। नरसंहार दिवस पर पीएम रहमान ने याद दिला दिया 1971 वाला वो कत्लेआम। दोस्तों, आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस से कैसे बेहतर है रहमान, कैसे यूनुस के कारनामों की खोल दी पोल। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, भारत का इस युद्ध के समय में कूटनीति का लोहा मानते कि भारत की वर्ल्ड डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां मध्यस्थता की पेशकश करने वाले पाकिस्तान को ईरान ने दिया बड़ा झटका। दोस्तों, कराची जा रहे पाकिस्तानी जहाज को लौटा दिया वापस। बता दें, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पाकिस्तान के सेलेन नामक एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने से रोक दिया। इसकी वजह तय मानकों को पूरा न करना यानी संबंधित विभाग से इजाजत न लेना बताई गई। इसकी टाइमिंग अहम है दोस्तों। असल में पाकिस्तान, ईरान और US के बीच मध्यस्थ बनने को तैयार है। तो इस कदम से ईरान ने शायद जताने की कोशिश की है कि फिलहाल वो किसी कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा नहीं है। जी हां, IS ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि सेलेन जो 23 मार्च को देर रात शारजहां एंकरेज से निकला था, पाकिस्तान की ओर तयशुदा रूट पर जा रहा था, लेकिन हॉर्मुज के पास अचानक रास्ता बदलकर खाड़ी में वापस चला गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का कहना है कि जहाज के पास लीगल क्लियरेंस नहीं था। जी हां दोस्तों, ये सब जो बातें होती हैं, लीगल क्लियरेंस या फिर इस तरह के कोई भी ढकोसले, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक लागू होता है दोस्तों जब तक आप नहीं चाहते कि इस जहाज को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप चाहते कि ये पाकिस्तान जाए तो ईरान इसको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट को दे करके दोस्तों इसको इजाजत दे देता, लेकिन लीगल क्लियरेंस नहीं था ऐसा कह करके वापस भेज देना कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी ईरान ने। दोस्तों, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है, हम कहते नहीं है लेकिन अंदर ही खाने वो काम कर जाते हैं जो हमें करना होता है, यानी कि गुस्सा अंदर खाने बताया जाता है, ना कि ऊपर से दिखाया जाता है। और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। उस पाकिस्तान के साथ जो ट्रम्प को फोन करके कह रहा है कि भैया हम करवा देंगे मध्यस्थता, तुम पाकिस्तान के अंदर बैठक करवाओ। इससे बड़ी और घनघोर बेइज्जती किसी देश के लिए क्या ही होगी दोस्तों। शहबाज शरीफ अपनी ओर से कूटनीतिक प्रस्ताव लेकर आगे आया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद सामने से कह रहे हैं कि इस्लामाबाद संघर्ष के पूरे समाधान के लिए प्रयत्न करने को तैयार है। आपको बता दें, ऐसे समय में जब पाकिस्तानी जहाज को वापस भेज दिया गया, वहीं खबर यह है कि भारत पहुंचने वाले हैं इसी रास्ते से LPG से लदे 2 जहाज। जी हां दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके जहाज पाइन गैस और जग वसंत की बहुत जल्द भारत में एंट्री हो सकती है। भारतीय झंडे वाला LPG टैंकर पाइन गैस इस समय अरब सागर में है और सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये जहाज 12 नॉट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और 27 मार्च शाम 8:30 बजे तक अपने गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद जता रहा है। वहीं जग वसंत इस समय भारत के पश्चिमी तट के पास पहुंच चुका है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, ऐसे समय में पाकिस्तान के जहाज को वापस लौटा दिया गया, भारतीय जहाज को इजाजत दे दी गई। लेकिन हम आपको सामने एक पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या स्थिति है, जहां पर हजारों के हजार जहाज फंसे हुए हैं दोस्तों, जिनकी आप ये इमेज पिक्चर सामने देख पा रहे हैं। समुद्र में जहाजों की लाइन लगी हुई है दोस्तों, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जैसे रोड पर ट्रैफिक जाम लगता है
वैसा ही ठीक समंदर में जहाजों का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप सामने देख पा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या ही होगी दोस्तों कि ऐसे समय में भारतीय जहाज को ईरान ने इजाजत दी है और अलग रास्ते से निकलवाया है। ये दिखाता है कि भारत कैसे अपनी कूटनीति में जीत रहा है और पाकिस्तान हीरोपंती में हार रहा है। तो वहीं आपको बता दे, जंग के बीच मध्यस्थता को लेकर वहीं जल्दबाजी में ईरान से बिना बातचीत के सऊदी तक को मिला दिया। शहबाज शरीफ ने फोन सऊदी किंग से कर ली बात, कह दिया मैं हूं तुम्हारे साथ। दोस्तों, मिडल ईस्ट की महाजंग लगातार भीषण होती जा रही है। बैक चैनल से सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर जारी हैं। दोस्तों, ईरान भी काउंटर अटैक से चूक नहीं रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अलग ही गेम खेलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यानी MBS से फोन पर बात कर ली। शहबाज शरीफ ने इस जंग में सीज फायर पर बातचीत को लेकर इस्लामाबाद के प्रयासों के बारे में उन्हें बताया। पाकिस्तानी PM ने सऊदी प्रिंस से खुलकर कहा कि उनका मुल्क हमेशा उनके साथ खड़ा है। इस्लामाबाद हमेशा सऊदी अरबिया और उसके भाईचारे वाले लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने सऊदी का साथ दिया है और भविष्य में भी समर्थन रहेगा। दोनों राष्ट्र प्रमुख के बीच मौजूदा महायुद्ध से खाड़ी देशों और दुनिया की सुरक्षा के साथ स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की। दोस्तों, मौजूदा जंगी हालात में पाकिस्तान खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री शरीफ ने इसके संकेत दिए हैं मंगलवार को सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत करता है और उन्हें पूर्ण समर्थन भी देता है। ऐसे में हम आपको बता दें, अमेरिका ईरान सीज फायर में चौधरी नहीं बल्कि दोस्तों डाकिया बनकर रह गया है पाकिस्तान। ऐसा क्यों, आपको बता दें। उम्मीद की जा रही है कि ईरान अपनी मांगे और एजेंडा लिखित रूप में पाकिस्तान को देगा, जिसे बाद में अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस समय ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। यह तरीका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जब दुश्मनी के बावजूद बीच के देशों के जरिए बातचीत रखी गई थी। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक डाकिया बनकर रहने वाला है, ना कि वो सीज फायर करवाएगा। लेकिन वहीं आपको बता दे, जैसा सीज फायर की बात की जा रही है, हमको लग नहीं रहा कि जल्द ही सीज फायर होगा, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने अभी हाल ही में आज ही सबसे घातक अपनी यूनिट मिडल ईस्ट को रवाना कर दिया है। दोस्तों, यानी एक तरफ ईरान को बातचीत में पाकिस्तान उलझाने का प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपने नौसेना को मिडल ईस्ट रवाना कर रहा है। आपको बता दें, कहीं पाकिस्तान की ये चाल तो नहीं। आपको बता दें, क्या पाकिस्तान या डोनाल्ड ट्रंप मिलकर कोई गेम तो नहीं खेल रहे। अमेरिका के हजारों मरीन कमांडो शुक्रवार को मिडल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। अमेरिका के मरीन कमांडोज की तैनाती उस वक्त हो रही है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध विराम पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि 31वीं यानी 31st एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2200 मरीन जो USS ट्रिपोली पर सवार होकर आ रहे हैं, वो शुक्रवार को इस क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ एक एम्फीबियस लैंडिंग डॉग यानी USS न्यू ऑरलियांस भी होंगे। 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2500 और सदस्य भी USS बॉक्सर जंगी जहाज के साथ मिडल ईस्ट पहुंच रहे हैं। दोस्तों, जिसे प्राइड ऑफ द पैसिफिक का उपनाम दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम पत्रिका ने बताया है कि अमेरिका सेना के सीनियर अधिकारी आर्मी की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से एक कॉम्बैट ब्रिगेड की संभावित तैनाती पर भी विचार कर रहे हैं। ये डिवीजन करीब 3000 सैनिकों वाली एक तत्काल प्रतिक्रिया बल के तौर पर काम करती है, जो दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के भीतर तैनात होने में सक्षम है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 5 दिनों का वक्त दिया है और संभवतः शनिवार को पाकिस्तान में युद्ध विराम पर बातचीत होने की संभावना है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के साथ ट्रंप जिस बातचीत की बात कर रहे हैं उसका कुछ खास मतलब नहीं है। असल में ट्रंप युद्ध के अगले चरण की तैयारियों के लिए वक्त खरीद रहे हैं। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों कि युद्ध विराम तो एक बहाना है। युद्ध विराम का लालच देकर, युद्ध विराम का ढकोसला बनाकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका धीरे धीरे बैकेंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाना चाहता है, ईरान को घेरना चाहता है, ताकि ईरान अभी वार पलटवार ना करे। क्योंकि ईरान को ऐसा लगेगा कि भैया युद्ध विराम होने वाला है तो कुछ समय के लिए चलो अटैक नहीं करते हैं। और ऐसे में अमेरिका धीरे धीरे अपने सैनिकों को, अपने अपने डिफेंस सिस्टम को इजराइल के साथ मिलकर ईरान के नजदीक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। वहीं आपको चौंका देने वाली खबर बता दें,
कैसे भारत का दोस्त रशिया दोस्तों लगातार भारत को दे रहा है मुश्किल घड़ी में धोखा। पहले तेल पर छूट खत्म कर दी और अब खाद का निर्यात भी कर दिया बंद, यानी झटके पर झटका दे रहा है रशिया दोस्तों। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही बंद है। इससे भारत में ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। जो इक्का दुक्का जहाज इस जलडमरू मध्य को पार भी कर रहा है वो ऊर्जा की भारी डिमांड को पूरा करने में असमर्थ है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि 2 जहाज भारत पहुंचने वाले हैं हॉर्मुज के रास्ते। इस बीच रशिया ने भी भारत को बड़ा झटका दे दिया दोस्तों, यानी मुश्किल घड़ी में भारत का भी इस्तेमाल कर रहा है रशिया। जी हां, उसने घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए 1 महीने के लिए खाद का निर्यात रोक दिया। रूस भारत का सबसे बड़ा खाद आपूर्ति करता है। जनवरी से जून 2025 तक रशिया ने भारत को 25 लाख टन खाद की आपूर्ति की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रशिया से भारत को खाद की आपूर्ति में पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी हुई। इससे भारत के कुल खाद आयात में रशिया की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 33% तक पहुंच गई। रशिया के कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वो वसंत ऋतु में बुवाई के मौसम से पहले 1 महीने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक लगा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कदम रशिया में घरेलू खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर बात करें तो रशिया ने भारत को मिलने वाली रियायती दरें खत्म कर दी थी और अब भारतीय रिफाइनरी को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले $4 से $5 प्रति बैरल अधिकतम प्रीमियम पर तेल मिल रहा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव यानी ईरान संकट के बीच अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, जिसके तहत भारत ने अप्रैल के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है। लेकिन ये सस्ता नहीं है। जी हाँ, पहले भारत को लगा कि 30 दिनों की छूट मिली है, चलो जितना ज्यादा हो सकता है तेल खरीद लेते हैं रशिया से। लेकिन रशिया को लगा कि 30 दिनों की छूट पड़ी है तो हमसे कोई ना कोई तो तेल खरीद ही लेगा, तो फिर इस पर छूट हम क्यों दें। ऐसे समय में ऑफर खत्म कर देने चाहिए। रशिया ने ऑफर खत्म करके भारत को तेल बेचा है दोस्तों, जो कि भारत को काफी महंगा पड़ा है ये तेल, और अब खाद का निर्यात भी बंद कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों। रशिया को हमेशा से मुश्किल घड़ी का साथी बताया जाता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में कैसे व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा खेल खेल दिया भारत के साथ। इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने अप्रैल महीने के लिए रशिया से 60 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, लेकिन बिना ऑफर के। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं जहां भारत के लिए एक और बड़े झटके की खबर दोस्तों। क्वाड से दूरी बना रहा है अमेरिका। शी जिनपिंग को खुश करने में जुटे हैं ट्रंप। बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का मिलकर बनाया गया संगठन क्वाड अब वॉशिंगटन की प्राथमिकता में नहीं दिखाई दे रहा है। साल 2024 के बाद से ही क्वाड की शिखर बैठक नहीं हुई है। चाइना की बढ़ती सैन्य तैयारी के बीच ये बैठक भारत में होनी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे क्वाड के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इसके बजाय ट्रंप चाइना को ही खुश करने में जुट गया है दोस्तों। इस साल वो चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक भारत को लेकर उनकी ऐसी कोई योजना सामने नहीं आई है। यही नहीं, भारत के दौरे पर आए अमेरिका के युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री अल्ब्रीज कॉल्बी तक ने मंगलवार को क्वाड को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, अमेरिकी मंत्री अल्ब्रीज कॉल्बी ने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वायत्त को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य ताकत के महत्व को दोनों देश समझते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की इच्छा है कि कोई भी ताकत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित ना कर सके। इस दौरान उन्होंने क्वाड का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन वहीं ट्रंप एक बार फिर से शी जिनपिंग से इस महीने के आखिर या अगले महीने में मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत ने क्वाड को चाइना के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाने के अमेरिकी प्रयास को खारिज कर दिया था। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन ने अक्टूबर 2024 में करीब 4.5 साल तक चले गतिरोध के बाद आपसी गतिरोध को खत्म कर दिया था। दोस्तों, क्वाड का गठन साल 2007 में हुआ था। जो बाइडेन ने इसे काफी बढ़ावा दिया था, लेकिन ट्रंप इसे प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इससे जापान और ताइवान को भी बड़ा झटका लगा है, जो चीनी दादागिरी का सामना कर रहे हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है, वो ये कि बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान ने जेनोसाइड डे पर पाकिस्तान के बारे में कह दी ऐसी बात, जिसने बता दिया कि अब बांग्लादेश का भविष्य वाकई में सही हो जाएगा, ना कि यूनुस की तरह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर कह दिया कि उनके गुनाहों को कभी भूला नहीं है बांग्लादेश, ना कभी भूलेगा। पीएम रहमान ने बांग्लादेशी लोगों को याद दिलाया 1971 वाला वो कत्लेआम। पाकिस्तान तक पहुंचा दिया मैसेज। दोस्तों, भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान भले ही बांग्लादेश में कितनी भी साजिशें रच लें, वो उन खून के धब्बों को नहीं मिटा सकता जो उसके दामन पर लगे हुए हैं। शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसने पाकिस्तान को खूब शह दिया है। लेकिन अब जब चुनाव के
के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में नई बीएनपी सरकार बनी है, वो उस इतिहास को नहीं भूली है दोस्तों। पाकिस्तान के हाथों बांग्लादेशियों के नरसंहार को नहीं भूली है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार को नरसंहार दिवस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। यह दिवस 1971 से हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। रहमान ने याद किया कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर बांग्लादेशियों की हत्या की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि 25 मार्च 1971 को नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरसंहार दिवस के अवसर पर मैं सभी शहीदों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता प्रेमी बांग्लादेश के इतिहास में 25 मार्च 1971 सबसे शर्मनाक और क्रूर दिनों में से एक है। उस काली रात में पाकिस्तानी कब्जा करने वाली सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर निहत्थे बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को अंजाम दिया, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस बयान ने वाकई में भारत के लिए एक पॉजिटिव माहौल खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को बड़ा संदेश दे दिया कि भैया देख लो, तुम सोच रहे हो कि तुम बांग्लादेश को पटा लोगे या बांग्लादेश के साथ मिलकर के भारत को घेरोगे, लेकिन ये वो बांग्लादेश फिर से खड़ा हो गया है जो तुम्हारे काले कारनामों को कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।